नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ सोशल वर्क (SOSW) डिप्लोमा प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग (PGDCAUN), हिंदी MSW 013 परामर्श के मनोवैज्ञानिक आधार का परिचय, खंड 1 सामान्य मनोविज्ञान, इकाई 1 मनोविज्ञान का परिचय, 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप योग्य होंगे। 1.1 मनोविज्ञान को परिभाषित करने और इसकी प्रकृति को समझने के, इस क्षेत्र में प्रयुक्त विभिन्न विभिन्न तरीकों को समझने के, मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं और उनके महत्व और अनुप्रयोग के विषय में जानने के, परिचय। मनोविज्ञान को व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विज्ञानन के रूप में सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। हमें इस परिभाषा में दो पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। एक, यह प्रकृति में वैज्ञानिक है। दो, इसका क्षेत्र व्यापक है। अतः हम कह सकते हैं कि यह वास्तव में हम जो काम करते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते उन सब से संबंधित है। मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यवहार शब्द का है किसी जीवित जीव की दिखाई देने वाली क्रिया या प्रतिक्रिया या वह सब कुछ जो कि हमारे दिमाग के अंदर विद्युत गतिविधि से होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों के माध्यम से होता है। यदि इसे देखा और मापा जा सकता है तो यह मनोविज्ञान की सीमाओं के भीतर फिट बैठता है। इसी तरह संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा मनोचिकित्सक हमारे मानसिक जीवन, हमारे विचारों, यादों, मानसिक छवियों, तर्क, निर्णय लेने की क्षमता और इसी तरह के अन्य पहलुओं पर काम करते हैं। तो यदि संक्षेप में कहा जाए तो मानव मन के सभी पहलुओं पर। 1.2 मनोविज्ञान की उत्पत्ति और वर्तमान प्रकृति। मनोविज्ञान की जड़ें दर्शनशास्त्र में है और 11,800 सदी के उत्तरार्ध तक यह एक अलग अनुशासन नहीं था। इसकी शुरुआती इतिहास का पता पूर्ववर्ती ग्रीक लोगों के समय से लगाया जा सकता है। 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रेंच दार्शनिक रेने डेकार्टस ने द्वैतवाद के विचार को पेश किया, जिसमें कहा गया है कि मन और शरीर दो अलग-अलग संस्थाएं हैं जो मानव अनुभव बनाने के लिए प्रतिक्रिया करती है। इसके विपरीत दूसरे दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कि मन शरीर को प्रभावित कर सकता है और शरीर मन को प्रभावित कर सकता है। इस दृष्टिकोण को विचार विमर्श के रूप में जाना जाता है और 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से दार्शनिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानव मन के बारे में प्रश्नों का तर्क के माध्यम से पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया जा सकता है, परंतु सावधानी पूर्वक अवलोकन की जरूरत है। एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण द्वारा इस प्रकार शरीर विज्ञान का भी इसमें प्रवेश हुआ। 1880 की अवधि के दौरान कई निष्कर्षों ने मनोविज्ञान के वैज्ञानिक क्षेत्र की संभावना पर विचार किया। 1800 सदी के मध्य में विल्हेम वुडंट नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने प्रतिक्रिया समय की जांच करने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च विधियों का प्रयोग किया। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी शारीरिक मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक उनकी किताब 1874 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने शरीर विज्ञान के विज्ञान और मानव सोच और व्यवहार के अध्ययन के बीच कई प्रमुख आपसी संबंधों को रेखांकित किया था। बाद में 1879 में लीप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने विश्व का पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला। इस घटना को आमतौर पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक अलग और विशिष्ट वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन के बारे में शुरू में मतभेद थे। अतः 3 अलग-अलग विचारों वाले स्कूल उभर आए जो निम्नलिखित थे। में संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, जिसका मानना था कि मनोविज्ञान को मनुष्य के दिमाग की आधारभूत संरचना को पहचानने पर केंद्रित होना चाहिए। मनोविज्ञान का यह प्रारंभिक स्कूल जर्मनी में विल्हेम वुंडट के विचार के आधार पर विकसित हुआ और उनके छात्रों में से एक शेंडवर्ड बी टिचनरश द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कोमेल विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया।
संरचनावाद का लक्ष्य मन को बनाने वाले तत्वों या इकाइयों को खोजना है। उन्होंने सोचा कि केमिस्ट्री की तरह मन के अध्ययन के भी पहले चरण में बेसिक या बुनियादी का वर्णन होना चाहिए और इसके साथ अनुभव की इकाइयों, छवि और भावना जो इसे रचती है, उन सब का वर्णन होना चाहिए। मन की इन प्राथमिक इकाइयों की खोज करने के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य विधियां आत्मनिर्भरता थी। विषय को यथासंभव उद्दीपक के संबंध में अनुभव करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जो कि उत्तेजना के साथ जुड़ने की अवहेलना करता है। एक विषय को, उदाहरण के लिए रंगीन प्रकाश, एक स्वर या एक गंध के साथ प्रस्तुत किया गया और इसे यथासंभव न्यूनतम रूप में वर्णन करने को कहा गया। आत्मनिरीक्षण का उपयोग करने वाले प्रयोगों ने लोगों की संवेदनाओं के प्रकार के बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी दी है। लेकिन उस समय के अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इस विचार को चुनौती दी थी कि मन को उसके तत्वों और उनके संयोजन के नियमों को खोजने से समझा जा सकता है। अन्य कुछ लोग मन की संरचना का वर्णन करने से अलग होकर मन कैसे काम करता है, इस पर अध्ययन करने लगे। समष्टि मनोविज्ञान, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी मनोविज्ञान के इस स्कूल की स्थापना जर्मनी में लगभग 1912 में मैक्स वेदाइमर 1880 से 1943 और उनके साथी कर्ट कोपका 1886 से 1941 और वोल्फगैंग कोहलर 1887 से 1967 द्वारा की गई। इन अग्रणी मनोवैज्ञानिकों महसूस किया कि संरचनावादियों की सोच गलत थी कि मन तत्वों से मिलकर बना है। उन्होंने कहा कि मन सरल तत्वों के संयोजन से नहीं बना है। जर्मन शब्द शेस्टाल्ट का अर्थ है बनाना या शविन्यास और समष्टि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मन को संवेदी गतिविधि के पूरे पैटर्न और इस पैटर्न के भीतर संबंधों और संगठनों के परिणाम को सोचा जाना चाहिए। उनका तर्क था कि मानसिक अनुभव तत्वों के संरक्षण और संगठन पर निर्भर करता है और यह केवल तत्वों को जोड़ने के कारण नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, जेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिस तरह से तत्वों को दिमाग में व्यवस्थित किया जाता है, उसी अनुसार उसे अच्छी तरह समझा जाता है। जब मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि व्यवहारवादी जो प्रस्तावित करते हैं, उसके विपरीत लोग वास्तव में करते हैं और स्वतंत्र होते हैं, वे उन व्यवहारों को दोहराते नहीं हैं जो नकारात्मक परिणामों को उत्पन्न करते हैं। वे ऐसे व्यवहारों से बचते हैं। क्या व्यवहारवाद का मूल सिद्धांत है, जिसे हम इकाई 3 में विस्तार से पढ़ेंगे। अंत में व्यवहारवाद को चुनौती और मनोविज्ञान की प्रस्तावित परिभाषा से यह पता चलता है कि मनोवैज्ञानिक अक्सर इसे संज्ञानात्मक क्रांति के रूप में वर्णन करते हैं, जो अनुभूति के सभी पहलुओं में रुचि का नवीकरण है। यह क्रांति कुछ समय से धीमी गति से चल रही थी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक चुपचाप स्मृति, तर्क, समस्या को सुलझाने और अन्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में लगे थे। कंप्यूटर के आगमन के साथ इन रिसर्च क्षेत्रों में उन्नति हुई। इन उन्नत रिसर्च विधियों के साथ नई तकनीक भी आई जिससे पूरी तरह से जागृत व्यक्तियों के दिमाग के भीतर की गतिविधियों को देखा गया था। इस प्रकार शुरुआती व्यवहारवादियों ने जिन प्रक्रियाओं को बेकार समझा था और उनका अध्ययन करने में आपत्ति जताई थी, यह विचार धूमिल हो गया। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन अब मनोविज्ञान में अनुसंधान के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, आधुनिक मनोविज्ञान वास्तव में व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का एक विज्ञान है। यह मानव व्यवहार के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, अर्थात हर चीज जो हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं या करते हैं। मनोविज्ञान अब विभिन्न स्कूलों द्वारा लगाई गई सीमाओं में संयमित और प्रतिबंधित नहीं है, जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है। शोध करने वाले वैज्ञानिक मानव व्यवहार के भौतिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या सामाजिक पहलू की जांच करते हैं। अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों की तरह मनोवैज्ञानिकों भी परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं। अध्ययन के दौरान अनुसंधान विधियों के विषय अलग अलग होते हैं।
वैज्ञानिक कभी कभी नियंत्रित प्रयोगशाला में प्रयोगों के माध्यम से या व्यक्तित्व प्रदर्शन, योग्यता या बुद्धि परीक्षणों का प्रबंधन करके जानकारी एकत्र करते हैं। अन्य विधियों में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, नैदानिक अध्ययन और सर्वेक्षण शामिल है। कई प्रकार की सेटिंग्स में काम करने के अलावा मनोवैज्ञानिक आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में से किसी एक में विशेषज्ञ होते हैं। कार्यात्मकता, फंक्शनलिज्म। इस स्कूल के मनोवैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि इस क्षेत्र को चेतना के कार्यों पर केंद्रित होना चाहिए। कार्यात्मकता स्कूल के जॉन डेवी 1873 से 1954, जेम्स आर एंजेल 1869 से 1949 और हार्वेकर 1873 से 1954 ने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रस्तावित किया कि मनोविज्ञान को मन और व्यवहार क्या करते हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। विशेष रूप से वे इस तथ्य में रुचि रखते थे कि मन और व्यवहार अनुकूली है। वे एक व्यक्ति को किसी बदलते परिवेश में समायोजित होने में सक्षम बनाते हैं। खुद को मन के विश्लेषण और वर्णन तक सीमित रखने के बजाय फंक्शनलिस्ट लोगों ने उन तरीकों पर प्रयोग किया जिनमें सीखने, स्मृति, समस्या को सुलझाने और प्रेरणा से लोगों और जानवरों को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में मदद मिली। संक्षेप में, जैसा कि स्कूल का नाम है, इन शुरुआती मनोवैज्ञानिकों ने मन और व्यवहारवाद के कार्यों का अध्ययन किया और बताया कि केवल अवलोकन योग्य गतिविधि जिसे वैज्ञानिक ढंग से मापा जा सकता है, उसका मनोविज्ञान द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। इस स्कूल के जनक जॉन बी वॉटसन 1879 से 1958 थे, जो कई वर्षों तक जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। वॉटसन ने मन को मनोविज्ञान का विषय मानने से ही इनकार कर दिया और इसके बजाय मनोविज्ञान को लोगों और जानवरों के व्यवहार के क्रियाशील गतिविधियों के अध्ययन तक सीमित रखा। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान के उचित विषय के रूप में व्यवहार पर ध्यान केंद्रित रखा। व्यवहारवाद की 3 अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी थीं। पहली विशेषता कंडीशन्ड, वातानुकूलित प्रतिक्रियाओं पर जोर था। व्यवहारिकता की दूसरी विशेषता थी कि बिना सीखे अनियंत्रित व्यवहारों की अपेक्षा सीखे गए व्यवहार पर बल दिया गया था, जिसने जन्मजात व्यवहार संबंधी प्रवृत्तियों के अस्तित्व से इनकार किया। तीसरी विशेषता पशु व्यवहार पर केंद्रित थी। वॉटसन ने कहा कि मानव और पशु व्यवहार के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं है और जानवरों के व्यवहार को देखकर हम अपने व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि व्यवहारवाद दशकों तक मनोविज्ञान पर हावी रहा, लेकिन इसमें कभी भी सभी चीजों के लिए अपने तरीके नहीं थे। जब व्यवहार स्कूल फल-फूल रहा था, तब भी मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड को सुन रहे थे, जिन्होंने मानव व्यवहार और मानसिक विकारों में अवचेतन और अन्य आंतरिक प्रक्रियाओं की भूमिका के लिए दृढ़ता से तर्क दिया। व्यवहारवाद के लिए एक और चुनौती 1950 के दशक में आई, जब प्रतिदिन के जीवन के विभिन्न पहलुओं में मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों की चर्चा की जाएगी तो आप इसे बहुत अच्छी तरह समझेंगे। 1.3 मनोविज्ञान की विधियां। यहाँ हम चर्चा करते हैं कि मनोवैज्ञानिक कैसे अनुसंधान करते हैं और अपने ज्ञान की व्यावहारिक अनुप्रयोग बनाते हैं। मनोविज्ञान में उपयोग किए जाने वाले तरीकों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और सांख्यिकीय। इनमें से अनुसंधानकर्ता प्रायः प्रायोगिक विधियों का उपयोग मुख्य रूप से करते हैं, जिसका उद्देश्य आमतौर पर नए ज्ञान को खोजना है। वर्णनात्मक और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग या तो अनुसंधान कार्यकर्ता या चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। वर्णनात्मक विधियां मनोविज्ञान में ये किसी व्यक्ति या जानवर के व्यवहार का विवरण प्रस्तुत करता है, जैसा कि शब्द का अर्थ है। विवरण क्रूड हो सकता है, शायद कुछ शब्द जो एक व्यवहार को दूसरे से अलग करते हैं, या ये संख्यावाचक हो सकता है जब हम किसी व्यक्ति को IQ स्कोर प्रदान करते हैं, या ये शब्दों और संख्याओं का संयोजन हो सकता है। आइए मनोविज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले कुछ वर्णनात्मक तरीकों की चर्चा करें। प्राकृतिक अवलोकन।
प्राकृतिक अवलोकन एक ऐसी शोध पद्धति है जो आमतौर पर मनोवैज्ञानिकों और अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाती है। इस तकनीक में विषयों का अवलोकन उनके प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। इस तरह के शोध का उपयोग अक्सर उन स्थितियों में किया जाता है जहां प्रयोगशाला अनुसंधान करना अवास्तविक होता है या निषेधात्मक लगता हो, विषय का राष्ट्रीय व्यवहार को अनचाहे रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार के अनुसंधान का एक फायदा यह है कि यह शोधकर्ताओं को प्राकृतिक सेटिंग में विषय का सीधे निरीक्षण करने की अनुमति देता है। प्राकृतिक अवलोकन में हानि यह है कि किसी व्यवहार सटीक कारण निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है और प्रयोग करने वाला बाहरी वेरिएबल्स चर के लिए नियंत्रण नहीं कर सकता है। हालांकि मनोविज्ञान के अधिक सटीक विधियों ने प्राकृतिक अवलोकन को पीछे छोड़ दिया है, फिर भी मनोविज्ञान और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में इसके उपयोग हैं। सिस्टेमैटिक अवलोकन नेचुरल अवलोकन का तरीका इस मायने में प्रणालीबद्ध नहीं है क्योंकि अवलोकनकर्ता बस रिकॉर्ड करते हैं कि वे क्या देखते हैं और सुनते हैं। वे इस कार्य को सजगता से नहीं करते कि किसे चुनना और किसे नज़रअंदाज करना है। इस तरह के अवलोकन में बहुत समय बर्बाद होता है। कई बार मनोवैज्ञानिक किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में रुचि रखते हैं और व्यवस्थित तरीके से इसके बारे में उत्तर दे सकते हैं। इस पद्धति को व्यवस्थित अवलोकन के रूप में जाना जाता है। व्यवस्थित अवलोकन विधि को प्रायः कई व्यावहारिक समस्याओं को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जनमत अध्ययन करने और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के लिए, उपभोक्ता खरीद पर विज्ञापन के प्रभावों के विश्लेषण के लिए इत्यादि। विकासशील परीक्षण व्यवस्थित अवलोकन को परीक्षण और स्केल के साथ और अधिक सटीक और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इसमें शिन्वेंट्री रिकॉर्ड और प्रश्नावली जैसे शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। ये सभी शब्द व्यक्ति के व्यवहार के कुछ पहलू को मापने के लिए साधन संदर्भित करते हैं, जैसे योग्यता एप्टीट्यूड, लक्षण राय या दृष्टिकोण इत्यादि। एक साधन इंस्ट्रूमेंट को कई मानकीकृत चरणों का पालन करके विकसित किया जाता है। तब जैसे लोगों के परीक्षण का इरादा होता है, उस तरह के लोगों के एक बड़े प्रतिनिधि समूह का परीक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट हाई स्कूल सीनियर से प्राप्त मानदंड है। इस प्रकार एक मनोवैज्ञानिक ये बता सकता है कि सामान्य रूप से हाई स्कूल सीनियर्स की तुलना में कोई विशेष स्कोर कैसे होता है। नैदानिक विधियां नैदानिक तरीके मनोविज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। इसे नैदानिक मनोविज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह नैदानिक तरीकों का उपयोग करता है। इसमें उपरोक्त वर्णित सभी वर्णनात्मक तरीकों को जोड़ा जाता है और किसी की व्यक्तिगत समस्या को हल करने के उद्देश्य से उनका उपयोग किया जाता है। नैदानिक तरीकों में आमतौर पर एक विस्तृत विवरण प्राप्त करने से शुरू किया जाता है। व्यक्ति के इतिहास और पारिवारिक संबंधों, व्यक्ति और उनके सहयोगियों के साथ साक्षात्कार शुरू होता है। अर्थात एक प्रकार का प्राकृतिक अवलोकन। इन अवलोकनों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण, रीडिंग टेस्ट, रुचि है परीक्षण, भावनात्मक परिपक्वता का परीक्षण इत्यादि, ये सब व्यवस्थित परीक्षण विधियां हैं। इन परीक्षणों और जीवन संबंधी सूचनाओं से वे समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं, यानी यह तय करना कि विशेष रूप से गलत क्या है और फिर इसके उपाय के लिए कदम उठाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परीक्षण, निदान और उपाय भिन्न होता है। अलग अलग मामलों के उपचार में नैदानिक विधियां सबसे अधिक मूल्यवान है। प्रयोगात्मक विधियां। प्रयोगात्मक विधियों ने विज्ञान को कई विशाल छलांग लगाने में सक्षम बनाया है। इस विधि में प्रयोगकर्ता कुछ परिवर्तित करता है या बदलता है, अन्य स्थितियों को यथासंभव स्थिर रखता है। अध्ययन की जा रही चीज पर परिवर्तन या बदलाव के कुछ प्रभाव की तलाश करता है। चर वेरिएबल्स। चर एक ऐसा है जिसका अर्थ एक घटना या स्थिति है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। आदर्श रूप में यह एक घटना या स्थिति है जिसे मापा जा सकता है और जो मात्रात्मक रूप से भिन्न हो सकता है। चर को दो वर्गों में रखा जा सकता है, स्वतंत्र चर और निर्भर या आश्रित चर। स्वतंत्र चर एक सेट होता है या प्रयोगकर्ता द्वारा चुना गया होता है, यह देखने के लिए कि इसका व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह लोगों के समूह को दवा संबंधी प्रशिक्षण की एक विधि हो सकती है। प्रयोग में आश्रित चर व्यक्ति या जानवर का व्यवहार होता है। आश्रित चर एक प्रयोग होता है
जो किसी व्यक्ति की उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया हो सकती है, या एक नए प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद व्यवहार में बदलाव, या परीक्षण में एक अंक, या पर्यावरण की एक घटना के बारे में मौखिक रिपोर्ट इत्यादि हो सकता है। आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मान स्वतंत्र चर के आधार पर निर्भर करता है या कर सकता है। स्वतंत्र चर प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुना जाता है, सीधे तौर पर हेरफेर किया जाता है। प्रयोग करते समय परिकल्पना को एक चीज का दूसरे पर प्रभाव के बारे में तैयार किया जाता है। स्वतंत्र चर वह है जिससे आश्रित चर में परिवर्तन उत्पन्न करने की उम्मीद की जाती है। उदाहरण के लिए, ध्यान प्रशिक्षण से बच्चों की पढ़ाई की एकाग्रता में सुधार होगा, या धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होगा। ध्यान प्रशिक्षण और धूम्रपान स्वतंत्र चर है, जबकि बेहतर एकाग्रता और फेफड़ों के कैंसर स्वतंत्र चर में भिन्नता के संभावित परिणाम आश्रित चर है। नियंत्रण प्रायोगिक विधि की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता नियंत्रण है। एक प्रयोग में यह महत्वपूर्ण है कि केवल निर्दिष्ट स्वतंत्र चर को बदलने की अनुमति दी जाए। स्वतंत्र चर के अलावा अन्य कारक जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें स्थिर होना चाहिए। यह एक आश्रित चर के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि प्रयोगकर्ता को जानकारी नहीं होगी तो अन्य कारक भी बदल जाएंगे। किसी प्रयोग में गलत परिणाम देने वाली स्थितियों को हमें नियंत्रित करना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए हम प्रयोग की परिस्थितियों को सभी विषयों के लिए समान बनाते हैं। ऐसे कई कारक होते हैं जो एक प्रयोग में परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो एक प्रयोग में परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। प्रयोगकर्ताओं को इन कारकों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए। कभी-कभी यह प्रयोग के प्रति विषयों का दृष्टिकोण हो सकता है, या जिस प्रकार प्रयोगकर्ता कार्य करता है, या जिस तरह विषय के द्वारा उन्हें माना जाता है, या प्रयोग में होने की कैसी उम्मीद करते हैं। वे सभी कारक होते हैं जो परिणाम को पक्षपातपूर्ण कर सकते हैं। अगर उनमें से एक करता है तो इसे प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस तरह के प्रयोगकर्ता के पूर्वाग्रह नियंत्रण के लिए हमारे पास हमेशा ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समूहों को विषय प्रदान करते हैं। इस तरह प्रयोगकर्ता को यह पता नहीं होता कि विषय किस समूह में है, विषय को दवा दी गई या नहीं। इसे ब्लाइंड प्रक्रिया कहा जाता है। यदि यह संभव हो तो यह वांछनीय प्रक्रिया है। विषयों को यह पता नहीं होता कि वे किस समूह में हैं, वे दवा प्राप्त करते हैं या नहीं। यदि नहीं तो विषयों को और न ही प्रयोगकर्ता को पता होता है कि वे किस समूह में हैं, तो इस प्रक्रिया को डबल ब्लाइंड प्रक्रिया कहा जाता है। शायद पहले या बाद में, या विषयों के डिजाइन के भीतर बेहतर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें विषय अपने स्वयं के नियंत्रणों के रूप में काम करता है। इस पद्धति में व्यवहार का एक आधारभूत सामान्य स्तर स्वतंत्र चर पेश करने से पहले स्थापित किया जाता है। स्वतंत्र चर के जोड़ने के बाद के व्यवहार की तुलना आधार रेखा से किया जा सकता है। यह पहले और बाद की विधि उन विषयों के व्यक्तिगत अंतर पर नियंत्रण करती है जो प्रयोग के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तिगत अंतर स्वतंत्र चर से परिचय होने से पहले और बाद दोनों में मौजूद रहते हैं। यदि व्यक्तिगत अंतर कारकों को स्थिर रखा जाता है तो व्यवहार में परिवर्तन स्वतंत्र चर के कारण होता है। जब स्वतंत्र चर का लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव नहीं होता है, उस समय इस डिजाइन का प्रयोग करना अच्छा होता है। हालांकि कुछ स्वतंत्र चर होते हैं जो लंबे समय तक बदलाव में स्थिरता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए पढ़ना सिखाने का एक नया तरीका है। यह यदि सफल होता है, प्रयोग समाप्त होने के बाद बच्चे अपने बेस लाइन पर वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि उनमें लंबे समय तक परिवर्तन होता रहा। इस तरह के मामलों में नियंत्रण समूह विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा। सांख्यिकीय विधियां, मनोविज्ञान अनुसंधान में प्राप्त किए गए अधिकांश परिणाम, चाहे जिस भी विधि का प्रयोग किया जाता है, वे संख्याओं के रूप में ही होते हैं।
यह जानने के लिए कि उनका क्या अर्थ है और उनसे वैध निष्कर्ष कैसे निकाला जाए। मनोवैज्ञानिकों ने सांख्यिकीय विधियों की संख्या विकसित की है। ये दो सामान्य श्रेणियों में आते हैं: मतभेदों का महत्व और सहसंबंध। मतभेदों का महत्व एक परिणाम को सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कहा जाता है। इस तरह के परीक्षण की जरूरत इस तथ्य से उत्पन्न हुई है कि स्कोर में संभावना के अंतर हैं, जिसे नमूना त्रुटि कहा जाता है। परिणाम कभी भी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं होते हैं, इसलिए एक ही परीक्षण पर एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए स्कोर समय समय पर भिन्न हो सकते हैं। हमारे नियंत्रण कभी भी सही नहीं होते हैं, इसलिए दो मिलान किए गए स्कोर कभी भी पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाते हैं। अतः इसका शुद्ध निष्कर्ष यह है कि हम स्कोर में मौका भिन्नता की उम्मीद कर सकते हैं और इसीलिए प्रयोगों में कार्यरत समूहों के औसत स्कोर में मौका भिन्नता होती है। किसी भी प्रयोग के लिए हालांकि सांख्यिकीविद उन समूहों के बीच अंतर की मात्रा की गणना कर सकते हैं जिनमें मौका द्वारा उम्मीद की जा सकती है। पहले वह अलग अलग समूहों में अंकों की परिवर्तनशीलता की गणना करता है और फिर यह निर्धारित करता है कि चांस से प्राप्त अंतरों की कितनी संभावना होगी। यह स्वीकार करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा की किसी घटना के संयोग से उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है, इसे महत्वपूर्ण स्तर के रूप में जाना जाता है। समूहों के बीच एक विशेष तुलना के लिए प्रयोगकर्ता एक संभावना की गणना कर सकता है कि अंतर एक संयोग की बात है। इसका अर्थ है कि 100 में एक बार संयोग है कि अंतर केवल एक संयोग अंतर है। यह बहुत अच्छा अंतर है, इसलिए प्रयोगकर्ता का निष्कर्ष है कि यह अंतर महत्वपूर्ण है। अभ्यास में शपी का मान 0.5 कम पाया जाता है, अर्थात 100 में 5, परंतु आमतौर पर इसको महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार किया जाता है। इससे अधिक अंतर वाले ऑर्डर्स को गैर महत्वपूर्ण कहा जाता है। सहसंबंध सांख्यिकीय उपाय जिसके अक्सर प्रयोगात्मक डाटा से गणना की जाती है। एक सहसंबंध गुणांक है। सहसंबंध एक एकल संख्या है जो दो घरों के बीच संबंधों की डिग्री का वर्णन करता है। विश्वसनीयता और मान्यता सहसंबंध का उपयोग मनोविज्ञान में एक और महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है, अर्थात हमारे मापने वाले उपकरणों की उपयोगिता का आकलन करने के लिए। एक आकलन में पहले विश्वसनीयता निर्धारित की जाती है, फिर डिवाइस की वैधता। दरअसल हम जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं वह एक परीक्षण है, लेकिन यह किसी भी प्रकार का माप हो सकता है जिसे मनोवैज्ञानिक बनाते हैं। विश्वसनीयता दोहराव को संदर्भित करती है। यह आपके माप की स्थिरता है या कोई उपकरण हर बार जिस डिग्री से एक ही तरह मापता है, ठीक उसी प्रकार समान परिस्थिति में समान सब्जेक्ट के साथ इसका उपयोग किया जाता है। संक्षेप में, यह आपके माप की पुनरावृत्ति होती है। एक माप को विश्वसनीय तब माना जाता है जब एक व्यक्ति को दो समान परीक्षणों में समान स्कोर प्राप्त होता है, सैंपलिंग की त्रुटि छोड़ दे। यदि एक ही परीक्षण दो बार या इसके दो अलग अलग रूप को विषयों के समान सेट को देते हैं, तो क्या हम समान स्कोर प्राप्त करेंगे? इसका उत्तर पाने के लिए हमें दो बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। हमें परीक्षण को दो भागों में विभाजित करने की जरूरत है। प्रत्येक भाग के लिए एक अंक रखें और स्कोर के दो सेटों को सहसंबंधित करें। परिणामी सहसंबंध गुणांक को स्लिप्ड हाफ रिलायबिलिटी के रूप में जाना जाता है। यदि सहसंबंध ज्यादा है तो हम कहते हैं परीक्षण की उच्च विश्वसनीयता है, अर्थात इससे सटीक रूप से मापा जाता है। उदाहरण के लिए, बुद्धि के परीक्षणों के लिए हम 90 के पड़ोस में आसपास विश्वसनीयता प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बजाय सटीक है। वैधता इसका अर्थ परीक्षण को मापने से माना जाता है। यह हमारे निष्कर्ष या प्रस्तावों की ताकत है। हम कुछ मानदंड के साथ एक परीक्षण को सहसंबंधित करके वैधता स्थापित करते हैं, जो यह दर्शाता है कि हम इसे मापने के लिए क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए,
स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्टर कॉलेज स्तर अध्ययन की योग्यता को मापने के लिए माना जाता है। इसलिए उस परीक्षण की वैधता प्राप्त करने के लिए यह सहसंबंधित है कि छात्र वास्तव में कॉलेज में कैसा प्रदर्शन करते हैं। परीक्षण आवश्यक रूप से सिर्फ इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि वे रहें या उन्हें होना चाहिए। हमें वैधता साबित करनी चाहिए और हम इसे करने के लिए जिसके खिलाफ हम परीक्षण को सहसंबंधित करते हैं, उनके लिए कसौटी या मानक की स्थापना करते हैं। सिर्फ जब यह सहसंबंध महत्वपूर्ण और उचित रूप से होता है, तब इसे वैध कहते हैं। निष्कर्षतः मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से 3 सामान्य तरीकों का उपयोग करते हैं। पहला प्राकृतिक अवलोकन है, जिसे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास द्वारा यथासंभव व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा प्रयोगात्मक विधि है, जिसमें स्वतंत्र चर में हेरफेर करने और आश्रित चर को मापने की अनुमति होती है। तीसरा प्राप्त विधियों के महत्व को परखने और चर के बीच सहसंबंधों की तुलना करने के लिए सांख्यिकीय तरीके हैं। अपनी प्रगति जांचें। 1.4 मनोविज्ञान की शाखाएं और उनके अनुप्रयोग। मनोविज्ञान को मोटे तौर पर 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। का अनुसंध, जो हमारे ज्ञान के आधार को बढ़ाता है। अभ्यास, जिसके माध्यम से वास्तविक दुनिया में समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया जाता है। मनोविज्ञान जीव विज्ञान, दर्शनशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र सहित कई अन्य विषयों से संबंधित है। अनुसंधान और अभ्यास के कारण नए क्षेत्र लगातार बन रहे हैं और जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में उपक्षेत्र और विशेष क्षेत्र विकसित हुए हैं। इनमें से कुछ उपक्षेत्रों को रुचि के क्षेत्रों के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया है और कई कॉलेज और विश्वविद्यालय इन विषयों में पाठ्यक्रम और डिग्री कार्यक्रम प्रदान करते हैं। चूंकि मानव व्यवहार विविध प्रकार के हैं, अतः मनोविज्ञान में उपक्षेत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और विकसित हो रही है। मनोविज्ञान की अद्वितीय और विशिष्ट शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा प्रश्न और समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखती है, जबकि प्रत्येक शाखाओं का मनोवैज्ञानिक समस्याओं या चिंताओं पर अपना ध्यान केंद्रित होता है। मनोविज्ञान के सभी क्षेत्रों मानव विचार और व्यवहार का अध्ययन और व्याख्या करने का एक कॉमन लक्ष्य होता है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मूल्यांकन और उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही यह मानव गतिविधि के कई अलग अलग क्षेत्रों में समस्याओं को समझने और हल करने के लिए भी उपयोग होता है। यद्यपि अधिकांश मनोवैज्ञानिक प्रकार की चिकित्सकीय भूमिका में शामिल होते हैं। नैदानिक परामर्श या स्कूल की पोजीशन में कई मनोवैज्ञानिक मानसिक प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवहार से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। प्रायः विश्वविद्यालयों के मनोविज्ञान विभाग में और शैक्षणिक सेटिंग्स में कार्यरत है और कुछ अन्य क्षेत्रों में जैसे मानव विकास, वृद्धाश्रम, खेल, स्वास्थ्य, मीडिया, कानून और फोरेंसिक क्षेत्रों में कार्यरत है। हम मनोविज्ञान के प्रमुख शाखाओं के अनुशासन और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। व्यवहार मनोविज्ञान, इसे व्यवहारवाद के रूप में भी माना जाता है। यह सीखने के सिद्धांत के आधार पर काम करता है कि सभी व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से सीखे जाते हैं। जैव मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की यह शाखा इस अध्ययन पर केंद्रित होता है कि मस्तिष्क कैसे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसे अक्सर जैवमनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसे शारीरिक मनोविज्ञान, व्यवहार तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो आंतरिक अवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि प्रेरणा, समस्या समाधान, निर्णय लेना, सोच और ध्यान इत्यादि। 1960 के दशक से प्रकाश में आने के बाद से मनोविज्ञान का यह क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का सबसे बड़ा और विशेष क्षेत्र है।
इसमें मनोवैज्ञानिक संकट या शिथिलता को समझने, रोकने और राहत देने के उद्देश्य से मनोविज्ञान का अध्ययन और अनुप्रयोग शामिल है और इसके अभ्यास के लिए व्यक्ति पर कल्याण और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना मनोवैज्ञानिक है। इसके अभ्यास केंद्रबिंदु मूल्यांकन और मनोचिकित्सा है। हालांकि नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी मस्तिष्क की चोट वाले रोगियों के अनुसंधान, शिक्षण, परामर्श, फोरेंसिक गवाही कार्यक्रम विकास में संलग्न हो सकते हैं। इस क्षेत्र को नैदानिक न्यूरोसाइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। कई देशों में नैदानिक मनोविज्ञान विनियमित मानसिक स्वास्थ्य पेशा है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य विभिन्न चिकित्सकीय मॉडल के अंदर किए जाते हैं, जिसमें पेशेवर और सेवार्थी सभी के बीच में औपचारिक संबंध शामिल होते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति, युगल, परिवार या छोटे समूह जो एक चिकित्सकीय गठबंध जान के लिए प्रक्रियाओं का एक सेट नियुक्त करते हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याओं की प्रकृति का पता लगाने और नए ढंग से सोचने, महसूस करने या व्यवहार करने के नए तरीकों को पता लगाने को प्रोत्साहित करते हैं। 4 प्रमुख दृष्टिकोण साइकोडायनेमिक, कॉग्निटिव बिहेवियरल, अस्तित्ववादी, मानवीय और सिस्टम या फैमिली थेरेपी है। इन विभिन्न चिकित्सकीय दृष्टिकोणों को एकीकृत करने के लिए विशेष रूप से नैतिकता, लिंग, आध्यात्मिकता और यौनोन्मुखता के मुद्दों के बढ़ती समझ के साथ एक आंदोलन बढ़ता रहा है। मनोचिकित्सा के संबंध में अधिक मजबूत शोध निष्कर्षों आगमन के साथ इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि अधिकांश प्रमुख उपचारों की प्रभावशीलता समान है और सभी उपचारों का मुख्य तत्व मजबूत चिकित्सीय गठबंधन होना है। इस वजह से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और मनोवैज्ञानिक अब एक वैकल्पिक चिकित्सीय अभिविन्यास अपना रहे हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक आमतौर पर दवा नहीं लिखते हैं, हालांकि मनोवैज्ञानिकों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेषाधिकार है। सामान्य तौर पर, हालांकि जब दवा का वारंट किया जाता है तो कई मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सकों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ग्राहकों को उनकी चिकित्सीय जरूरतें पूरी हो सके। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक भी सामाजिक कार्यकर्ताओं और पोषण वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोविज्ञान जीव विज्ञान, व्यवहार और सामाजिक संदर्भ जुड़ा है तथा स्वास्थ्य और बीमारी को ये कैसे प्रभावित करते हैं इससे संबंधित है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक आमतौर पर नैदानिक सेटिंग्स में अन्य चिकित्सा पेशेवरों के साथ काम करते हैं, हालांकि कई पढ़ाते हैं और अनुसंधान भी करवाते हैं। इसके प्रारंभिक शुरुआत को नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में पता लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के 4 अलग-अलग दृष्टिकोणों को परिभाषित किया गया है: नैदानिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य और गंभीर स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक लोगों को स्वास्थ्य रहने में मदद करने और स्वास्थ्य व्यवहार को बदलने और रोगियों को रोग उपचार का पालन करने में मदद करने के दोहरे लक्ष्य से काम करते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी और व्यवहार संशोधन अक्सर इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें हैं। तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान पशु व्यवहार के अध्ययन से संबंधित मनोविज्ञान की शाखा है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन मानव मनोविज्ञान को गहरी और व्यापक समझ प्रदान करता है। विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह शाखा बचपन से वयस्कता तक पूरे जीवन काल में होने वाले विकास का अध्ययन करती है। मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन यह समझने और समझाने का प्रयास करता है कि लोग जीवन भर कैसे और क्यों परिवर्तित होते हैं। इसमें शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, अवधारणात्मक और व्यक्तित्व विकास सहित मानव विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में अध्ययन किए गए विषयों में जन्म पूर्व विकास से लेकर मृत्यु तक की हर बात शामिल होती है। प्रायः इस तरह के मनोवैज्ञानिक शिशु, बच्चे, किशोर या बुढ़ापे के विकास जैसे क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, जबकि अन्य विकास में देरी के प्रभावों का अध्ययन करते हैं।
शैक्षिक और स्कूल मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो स्कूलों, शिक्षण मनोविज्ञान, शैक्षिक मुद्दों और छात्र चिंताओं से संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अक्सर यह अध्ययन किया जाता है कि छात्र कैसे सीखते हैं या काम करते हैं। छात्रों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सीधे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रशासकों के साथ मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक शैक्षिक सिस्टम के अंदर काम करते हैं ताकि बच्चों को सांवेगिक, सामाजिक और शैक्षणिक समस्याओं में सहायता कर सके। ये मनोवैज्ञानिक छात्रों के शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं के हल ढूंढने के लिए शिक्षकों, माता-पिता और छात्रों को जोड़ते हैं। अधिकांश स्कूल मनोवैज्ञानिक प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूलों में काम करते हैं, परंतु कुछ अन्य प्राइवेट क्लिनिक, अस्पतालों, स्टेट एजेंसियों तथा विश्वविद्यालयों में काम करते हैं। कुछ स्कूल मनोवैज्ञानिक जिन्हें स्कूल मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त होती है, वे कंसल्टेंट के रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। वे मनोवैज्ञानिक आकलन करते हैं, संक्षिप्त हस्तक्षेप प्रदान करते हैं और रोकथाम कार्यक्रमों को विकसित करते हैं या विकसित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा वे स्कूल प्रणाली के भीतर बच्चों की विकासात्मक प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ सेवाओं का मूल्यांकन करते हैं और अन्य प्रणालियों जैसे परिवार, स्कूल मनोवैज्ञानिक शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल कर्मियों के साथ पढ़ाई, व्यवहार, सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं के बारे में सलाह लेते हैं। वे पेरेंटिंग स्किल्स जैसे स्कूल परामर्शदाता, लर्निंग स्ट्रेटजी और स्कूल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य कौशल पर पाठ पढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे माता-पिता और छात्रों को परीक्षा परिणाम समझाने का काम करते हैं। वे व्यक्तिगत, सामूहिक और कुछ मामलों में पारिवारिक परामर्श प्रदान करते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मस्तिष्क और व्यवहार के अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करती है। इनमें से कई तकनीकों का उपयोग मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्रों द्वारा भी किया जाता है जो बचपन के विकास से लेकर सामाजिक मुद्दों तक हर चीज पर शोध करते हैं। फोरेंसिक मनोविज्ञान। फोरेंसिक मनोविज्ञान एक विशेष क्षेत्र है जो मनोविज्ञान और कानून संबंधी मुद्दों से संबंधित है। वे कानूनी मुद्दों पर वैज्ञानिक सिद्धांत लागू करते हैं। इसमें आपराधिक व्यवहार और उपचार का अध्ययन करना या सीधे अदालत प्रणाली में काम करना शामिल हो सकता है। फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिनमें संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार मामलों में बच्चों का आकलन करना, बच्चों को गवाही देने तैयार करना और आपराधिक संदिग्धों की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करना शामिल है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह शाखा विचारों, भावनाओं और व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न पर केंद्रित है जो एक व्यक्ति को अद्वितीय बनाती है। मनोविज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञात सिद्धांतों में से कुछ इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिनमें फ्रायड के व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और एरिक्सन के साइकोसोशल डेवलपमेंट के सिद्धांत शामिल है। ये मनोवैज्ञानिक अक्सर शैक्षणिक सेटिंग्स में प्रशिक्षक या शोधकर्ता के रूप में काम करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में सामाजिक व्यवहार को समझने और समझाने का प्रयास होता है और समूह व्यवहार, संपर्क, नेतृत्व, संचार और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सामाजिक प्रभावों सहित विभिन्न विषयों को देखा जाता है। वे मनोवैज्ञानिक अक्सर अकादमिक सेटिंग्स में अनुसंधान करते हैं, परंतु कुछ सामाजिक मनोवैज्ञानिक विज्ञापन और सरकारी उपक्रम में भी काम करते हैं। औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान कार्यबल, ग्राहक और उपभोक्ता के मनोविज्ञान पर अलग-अलग डिग्री पर केंद्रित होता है, जिसमें भर्ती, एक आवेदक पूल से कर्मचारियों का चयन करना, जिसमें समग्र रूप से प्रशिक्षण, प्रदर्शन, मूल्यांकन, नौकरी से संतुष्टि, कार्य व्यवहार, कार्य में तनाव और प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस क्षेत्र के कुछ मनोवैज्ञानिक मानव कारक, एर्गोनॉमिक्स और मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं।
इस क्षेत्र में शोध को एप्लाइड रिसर्च के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना चाहता है। कैरियर काउंसलिंग औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान से जुड़ा काउंसलिंग का दूसरा पहलू है। इस क्षेत्र के काउंसलर स्कूलों से व्यावसायिक संगठनों तक की सेटिंग में ग्राहकों की सहायता करते हैं। पेशे के मुख्य लक्ष्यों में से एक है ग्राहकों को कैरियर के जवाब में उनकी प्रतिभा और सपनों को साकार करने में मदद करना और नौकरी के लिए सफलतापूर्वक कुशल बनाने में मदद करना ताकि वे अपने कैरियर की खोज शुरू करें। कई बार ये मनोवैज्ञानिक कैरियर काउंसलर कंपनियों के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी बार वे अकादमिक और कैरियर परामर्श क्षमताओं के एक टीम के रूप में भी काम करते हैं और वे एक सामाजिक सेवा एजेंसी के लिए भी काम करते हैं। इसमें वे विशेष रूप से ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिन्हें नौकरी खोज प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता होती है, चूंकि रोजगार लोगों के लिए ऐसे परिभाषित अनुभव है जो कैरियर काउंसलरों से उपयोगी जानकारी, युक्तियां और प्रोत्साहन प्राप्त करने की क्षमता का निश्चित लाभ है। कैरियर काउंसलिंग क्षेत्र केवल लोकप्रियता में वृद्धि कर सकता है क्योंकि लोग हर 10 वर्ष में औसतन नौकरी बदलते हैं। पहले जहां कई लोग एक ही कंपनी के साथ काम करते हुए अपने कैरियर के अधिकांश हिस्से रहते थे। खेल मनोविज्ञान मनोविज्ञान विषय के भीतर खेल मनोविज्ञान एक विशेषज्ञता है जिसके द्वारा खेल, शारीरिक गतिविधि और व्यायाम में प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मानसिक या मनोवैज्ञानिक कारकों को समझा जाता है। व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कारकों को लागू किया जाता है। यह भावनाओं को प्रबंधित करके और चोट और खराब प्रदर्शन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम करके प्रदर्शन को बढ़ाने से संबंधित है। सिखाए गए कुछ सबसे महत्वपूर्ण कौशल लक्ष्य निर्धारण, विश्राम, विजुअलाइजेशन, आत्म जागरूकता और नियंत्रण, एकाग्रता, संस्कारों का उपयोग करना, एट्रीब्यूशन ट्रेनिंग और पीरियडाइजेशन है। सिद्धांतों और थ्योरी को किसी भी मानव आंदोलन या प्रदर्शन कार्यों पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण एक संगीत वाद्य बजाना, नाटक में अभिनय करना, सार्वजनिक बोलना, मोटर कौशल। आमतौर पर विशेषज्ञों ने सिफारिश की छात्रों को किन्सियोलॉजी, खेल और व्यायाम विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और परामर्श दोनों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कई कार्य करते हैं और मनोविज्ञान के कई उपक्षेत्र हैं। नैदानिक मनोविज्ञान सबसे बड़ा एकल उपक्षेत्र है जो अनुसंधान, निदान और विचलित व्यवहार की चिकित्सा से संबंधित है। मनोविज्ञान के भीतर अन्य बड़े उपक्षेत्र परामर्श, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक और व्यक्तिगत मनोविज्ञान, स्कूल और शैक्षिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, साइकोमेट्रिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, फोरेंसिक या कानून मनोविज्ञान आदि है। 1.5 सारांश मनोविज्ञान मन और आचरण का विज्ञान है। इसका तात्कालिक लक्ष्य दोनों के सामान्य सिद्धतों की खोज और विशिष्ट मामलों की खोज करके मानवता को समझना है और इसका अंतिम लक्ष्य समाज को लाभ पहुंचाना है। इस क्षेत्र में एक पेशेवर व्यवसायी या शोधकर्ता को मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और इन्हें सामाजिक मनोवैज्ञानिक, व्यवहार मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक वैज्ञानिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में मानसिक कार्यों की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक कार्यों और व्यवहारों को रेखांकित करने वाली शारीरिक और न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रियाओं की खोज भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक कई तरह की धारणाओं की खोज करते हैं, जैसे धारणा, अनुभूति, ध्यान, भावना, घटनात्मक प्रेरणा, मस्तिष्क कार्य, व्यक्तित्व, व्यवहार और पारस्परिक संबंधों के रूप में तलाशते हैं। कुछ गंभीर मनोवैज्ञानिक अचेतन मन पर भी विचार करते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्य कारण और सहसंबंधी संबंधों का मनोवैज्ञानिक चरों के बीच पता लगाने के लिए अनुभवजन्य तरीके अपनाते हैं। इसके पक्ष में विरोध में अनुभवजन्य और निगमनात्मक तरीकों को नियोजित करने के लिए
कुछ विशेष रूप से नैदानिक और परामर्श मनोवैज्ञानिक जो कई बार प्रतीकात्मक व्याख्या और अन्य प्रेरक तकनीकों पर भरोसा करते हैं। मनोविज्ञान जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और मानविकी से संबंधित शोध को भी शामिल करता है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक ज्ञान आमतौर पर मानसिक समस्याओं के मूल्यांकन और उपचार के लिए लागू किया जाता है, तथापि यह मानव गतिविधि के कई अलग-अलग क्षेत्रों में समस्याओं को समझने और हल करने का भी काम करता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक किसी न किसी चिकित्सीय भूमिका, क्लिनिकल काउंसलिंग या स्कूल पोजीशन में शामिल होते हैं। लेकिन लोग मानसिक प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवहार से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर वैज्ञानिक शोध करते हैं। आमतौर पर विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग में और अध्या शैक्षिक सेटिंग्स में कुछ ऐसा ज्ञान सिखाने का काम करते हैं और कुछ औद्योगिक और संगठनात्मक सेटिंग्स में कार्यरत हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अन्य क्षेत्रों जैसे कि मानव विकास, वृद्धाश्रम, खेल, स्वास्थ्य, मीडिया, कानून और फोरेंसिक इत्यादि में कार्यरत है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।